हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज हम इस क्लास में पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संसाधनों का महत्व। ये हमारा पॉइंट है, संसाधनों का महत्व देखेंगे इसमें। तो देखते हैं, प्राकृतिक वातावरण में दो शक्तियां तथा प्राकृतिक साधन। और प्राकृतिक वातावरण में दो शक्तियां काम करते हैं दोस्तों। जैसे देखते हैं इसमें, जैसे प्राकृतिक साधन हो गया और प्राकृतिक प्रतिरोधक होती है। इनमें से प्राकृतिक साधन वह शक्तियां हैं जिनसे आदि मानव अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है और जिन पर आधुनिक मानव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह हमारे जो है प्राकृतिक साधन हो गई। अब देखते हैं दूसरी ओर प्राकृतिक प्रतिरोध शक्तियां हैं जो मानव हानि पहुंचाकर उसकी प्रगति में बाधा पैदा करती हैं। वह प्राकृतिक वातावरण के साथ सक्रिय रूप से संघर्ष न कर सकने के कारण उसका यह व्यवहार वातावरण के साथ निष्क्रिय समायोजन कहलाता है। निष्क्रिय समायोजन कहलाता है। बाद में मानव ने बौद्धिक और प्राविधिक क्षमता में वृद्धि करके प्राकृतिक वातावरण के साथ वह सक्रिय समायोजन जो है स्थापित करने लगे। इस समायोजन के फलस्वरूप वह प्राकृतिक पदार्थों व तत्वों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाने लगे। इस प्रक्रिया ने संसाधनों को जो है जन्म दिया। यहीं से दोस्तों इस प्रक्रिया के द्वारा ही संसाधनों का जन्म हुआ। आगे देखते हैं, तो वैज्ञानिक जिम्मरमैन का क्या कहना है, देखते हैं। मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि मनुष्य के ज्ञान से ही अनेकों संसाधन उत्पन्न होते हैं। देखते हैं, दिमाग से ही दोस्तों हर ट्रिक लगाता है हर कोई। तो देखते हैं इसमें, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण के तत्व मानव के विविध ज्ञान सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के कारण ही संसाधन बन पाते हैं। आगे देखते हैं, जैसे देखते हैं, लौह खनिज को इस्पात में परिवर्तित करके, यहाँ पर मानव ने अपना जो दिमाग लगाकर, जो ज्ञान लगाकर बनाया। देखते हैं, लौह खनिज को इस्पात में परिवर्तित करके उसको आवश्यकता अनुसार अनेक रूपों में ढालकर उसको बहुउपयोगी बनाना प्राविधिक की देन है। अब देखते हैं आगे, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक देखते हैं। तो जैसे हो गया हमारा मनोरंजन संबंधी आवश्यकताएं हो गया हमारा, विलासिता संबंधी आवश्यकताएं आदि इसमें आती हैं। दूसरा है वो हो गया हमारा आर्थिक विकास में सहायक हो गया। तीसरा है औद्योगिकीकरण में सहायक। चौथा है हमारा व्यापार को प्रोत्साहन में सहायक। पांचवा है परिवहन को बढ़ावा देने में सहायक। छठा है हमारा सांस्कृतिक विकास में योगदान में सहायक। ठीक है, उसके बाद है पर्यावरण की स्वच्छता में सहायक। आठवां है प्राणियों को भोजन की व्यवस्था में सहायक। देखते हैं दोस्तों अब संसाधन संरक्षण के उपाय के बारे में। ठीक है, इसमें देखते हैं पहला पॉइंट, तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग प्राकृतिक वातावरण की दशाओं के अनुरूप करना चाहिए। दूसरा है, संसाधनों का उपयोग करते समय पर्यावरण के अन्य तत्वों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए या न पहुंचे, ऐसा कार्य करना चाहिए। इस तरीके से आप करिए। अगला है, संसाधन संरक्षण के लिए कुछ संसाधन आधार, जैसे उनकी संभाव्यता, पदार्थों की मात्रा व गुणवत्ता का ज्ञान होना आवश्यक है। अगला है, तात्कालिक लाभ के लिए मूल्यवान पदार्थों को नष्ट न किया जाए। नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग ऐसे किया जाए कि उनका पुनरुत्पादन संभव हो, यानी कि फिर से उनका उत्पादन किया जा सके। आगे है, सीमित संसाधनों के स्थान पर
वैकल्पिक पदार्थों की खोज करके वैकल्पिक पदार्थों की खोज करके उपयोग में लाना चाहिए। आगे है जनसंख्या वृद्धि के साथ संसाधनों के उपयोग की मात्रा का विवरण भी रखना चाहिए। यह विवरण भावी योजना के निर्माण में सहायता करेगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है अनव्ययीकरण संसाधनों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिक ढंग से करना चाहिए ताकि लंबे समय तक उनको उपयोग में लाया जा सके। अगला है संसाधन जैसे खनिज खोदने में नवीन तकनीक का प्रयोग करना चाहिए ताकि अपव्यय को रोका जा सके। और अगला पॉइंट है जिन संसाधनों को समुन्नत किया जा सकता है उनके लिए जो है चेष्टा करनी चाहिए। जैसे देखते हैं, अच्छी खाद तथा उर्वरकों के प्रयोग द्वारा मृदा को लंबी अवधि तक यानी ज्यादा समय तक उपजाऊ बनाए रखा जा सकता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अब संसाधन संरक्षण में विद्यालय की क्या भूमिका होती है देखते हैं इसमें। तो विद्यालय बालकों को शिक्षा प्रदान करने, मूल्यों तथा संस्कारों के प्रति निष्ठा पैदा करने तथा उनमें आदतों का निर्माण करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। विद्यालयी अवस्था एक साफ व स्वच्छ स्लेट के समान है जिस पर जो अंकित कर दिया जाए वह अस्थायी रहता है। इसमें क्या है दोस्तों कि विद्यालय में जो बच्चों को हम सिखाएंगे बच्चे वही सीख सकते हैं। इसमें कहने का अर्थ ये है कि बच्चे जो है कोरी स्लेट के समान है। आप उस कोरी स्लेट पर जो लिखेंगे यानी कि शिक्षक जो बच्चे को पढ़ाएगा और सिखाएगा बच्चा वही सीखेगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें शिक्षकों द्वारा बच्चों को संसाधन संरक्षण का पाठ के बारे में शिक्षा प्रदान करना। शिक्षक जो है बच्चों को संसाधन संरक्षण के बारे में शिक्षा देना चाहिए यानी कि प्रदान कराना चाहिए। बच्चों को संसाधन संरक्षण के बारे में बच्चों को बताना चाहिए, जानकारी देना चाहिए कि किस प्रकार से तथा कार्य करने का अभ्यास करवाना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और उन कार्यों को बच्चों द्वारा जो है अभ्यास करवाना चाहिए दैनिक जीवन में। ठीक है, जैसे देखते हैं इसमें छात्रों को विद्युत के उचित प्रयोग द्वारा यानी कि छात्रों को लाइट के बारे में जानकारी देना और उसके उचित प्रयोग के बारे में जानकारी देना। प्रशिक्षण विद्यालय जीवन में ही दिया जा सकता है। विद्युत यानी कि उसका उपयोग और बचत के बारे में विद्यालय में ही बच्चों को अच्छी शिक्षा के माध्यम से जानकारी दी जा सकती है। और आगे देखते हैं जल का उचित प्रयोग तथा बचत। जल का जो है दोस्तों उचित प्रयोग तथा बचत के बारे में बच्चों को शिक्षित करना चाहिए यानी कि बच्चों को जानकारी देनी चाहिए। कहीं है दोस्तों कि नल जो होता है हमारा हैंडपंप जो होता है उससे जो है काम हो जाने के बाद नल जो है टोटी से जो लगे होते हैं उससे पानी गिरता ही रहता है, वो जो है दुरुपयोग है जल का। तो बच्चों को जो है इसके बारे में अगर हम शिक्षा देंगे कि जो है जितना हमें आवश्यकता है जल का उतना ही प्रयोग करें और जो है उससे व्यर्थ जो है नष्ट ना होने दें, इन सभी के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्र के संसाधनों की क्षति ना होने दे। इससे जो है दोस्तों राष्ट्र के संसाधनों की क्षति होती है इन सभी चीजों से। ठीक है, आगे देखते हैं इससे राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना यानी कि इन सभी चीजों के बारे में अगर हम बच्चों को जानकारी देंगे इससे बच्चों के जो है मन में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हम आसानी से कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से यानी कि इन सभी जानकारियों को दे करके। आगे देखते हैं छात्रों को प्रदूषण तथा उसके दुष्परिणामों का ज्ञान। छात्रों को जो है दोस्तों जो हमारा प्रदूषण हो रहा है इसके बारे में हम बच्चों को जो है जानकारी देंगे और इनके दुष्परिणामों का ज्ञान उन्हें कराएंगे यानी कि जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से प्रदूषण हो रहा है और क्या क्या उससे हानियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं दूरदर्शन के ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहिए। दूरदर्शन में दोस्तों जो है ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनसे बच्चों को इन सभी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जा सकती है। इनके लिए बच्चों को अलग से कोई कक्षा निर्धारित कर दी
चाहिए, निर्धारित करनी चाहिए, यानी कि समय निर्धारित करना चाहिए, जिससे बच्चों को आसानी से उसे देख करके समझाया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। कभी कभी खनिज उत्खनन क्षेत्र में ले जाना चाहिए। कभी कभी खनिज उत्खनन यानी कि खनिज जहाँ खोद कर निकाले जाते हैं वहां पर बच्चों को ले जाकर दिखाना चाहिए कि कितनी प्रॉब्लम होती है इन्हें खनिज तत्वों को खोद कर निकालने में और इन्हें इनका उपयोग करने में। इन सभी के बारे में उन्हें जानकारी देना चाहिए। दोस्तों, अब संरक्षण के लक्ष्य देखते हैं। तो इसमें संसाधन संरक्षण के मुख्यतः 3 लक्ष्य हैं। पहला है इसमें वातावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, जिससे मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सके। दूसरा है निश्चित क्षेत्र में कुछ घातक आर्थिक क्रियाओं को रोकना। तीसरा है इसमें प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग का विकास करना, ताकि उनकी दीर्घ काल तक प्रयोग में लाया जा सके, ताकि उनको जो है दीर्घ काल तक प्रयोग में लाया जा सके। आगे देखते हैं संसाधन संरक्षण के प्रकार। इसमें देखते हैं तो जो संसाधन संरक्षण के प्रकार हैं वो 5 प्रकार हैं। पहला है प्रजाति संरक्षण। इसके अंतर्गत देखते हैं उन जीवों की प्रजाति के संरक्षण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। प्रजाति संरक्षण में दोस्तों उन जीवों की प्रजाति के संरक्षण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर है, यानी कि लुप्त हमेशा के लिए लुप्त हो जाने के कगार पर है। जैसे देखते हैं राजस्थान में गोड़ावड़ पक्षी बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं। इसी प्रकार दुर्लभ जड़ी बूटियों वाले पौधों का संरक्षण आवश्यक है। आगे देखते हैं भूमि उपयोग संरक्षण। इसके अंतर्गत देखते हैं तो सिंचाई की सुविधा के कारण आजकल कृषि भूमि के उपयोग में इतनी वृद्धि हुई है कि कृषक एक वर्ष में अपने खेत से 2 या 3 फसलें पैदा करने का प्रयास करने लगा है, जिससे मृदा की उर्वरता का संकट पैदा हो गया है। इसी प्रकार नगरों के विस्तार के कारण उर्वरता कृषि भूमि पर आवास खड़े किए जा रहे हैं। संरक्षण में इस बिंदु पर विचार करना आवश्यक हो गया है या आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं निवास संरक्षण के अंतर्गत देखते हैं तो निवास संरक्षण से आशय किसी पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने से या रहने से है। ठीक है, अगला है हमारा भौतिक संसाधनों का संरक्षण। इसके अंतर्गत देखते हैं तो भौतिक संसाधनों में खनिज एवं ऊर्जा के स्रोत जैसे देखते हैं कोयला हो गया व पेट्रोलियम को सम्मिलित किया जाता है। इनमें से अनेक निश्चित मात्रा में उपलब्ध होने से उनके संरक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है। आगे देखते हैं, अगला है हमारा सृजनात्मक संरक्षण के अंतर्गत देखते हैं तो इसमें मानव निर्मित भू दृश्य सम्मिलित हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे देखते हैं बांध हो गया, वन विहार, सड़कें आदि हैं। इनके भी संरक्षण की आवश्यकता शामिल है इसमें या आवश्यकता है। आगे देखते हैं दोस्तों अब महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं तो मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन ए है सिकोना, बी है बरगद, सी है नीम और डी है यूकेलिप्टस। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों, सिकोना की वृक्ष से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन का नाम है। ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी है ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन ए है 0.03%, ऑप्शन बी है 0.30% और ऑप्शन सी है 3.00% और ऑप्शन डी है 30.0%। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? तो
तो ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों, 0.03%। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन कहलाता है। ऑप्शन ए है क्लेथेरेट, बी है यूरेनियम, सी है थोरियम और डी है ऑप्शन हमारा सेल्यूलोज। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो ऑप्शन हमारा इसमें ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में ऑक्सीजन की सबसे अधिक सांद्रता कहाँ होती है? ऑप्शन ए है वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग में, ऑप्शन बी है केवल जाइलम तथा फ्लोएम में, ऑप्शन सी है पत्तियों में, या फिर ऑप्शन डी है उक्त सभी में। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो ऑप्शन हमारा इसमें ए सही है दोस्तों, वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग में। अगला क्वेश्चन है, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए है जड़, बी है पत्ती, सी है जो है तथा और डी है बीज। तो कौन सा हमारा सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा डी सही, ऑप्शन बीज। और यहाँ पर तथा नहीं दोस्तों, तना होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पर तना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है? ऑप्शन ए है घास स्थल परितंत्र की संख्या का पिरामिड सीधा होता है, ऑप्शन बी है ताल पारितंत्र का जैव भार पिरामिड उल्टा होता है, ऑप्शन सी है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन डी है वन पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधे घर गैस को दोस्तों हरित गृह गैस नहीं है, हरित गृह गैस के नाम से भी जानते हैं, तो नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं SO2, ऑप्शन बी है CFC, ऑप्शन सी है CH4 और डी है N2O। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? तो ऑप्शन हमारा इसमें ए सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन है एक, ऑप्शन ए है पादप एंजाइम, बी है जंतु हार्मोन, सी है जंतु एंजाइम, डी है पादप हार्मोन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो ऑप्शन हमारा इसमें डी सही है, पादप हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर जाने में वायुमंडलीय स्तर पर सही क्रम होगा। ऑप्शन ए है ट्रोपोस्फियर कामा स्ट्रेटोस्फियर कामा मीजोस्फियर और कामा थर्मोस्फियर और उसके बाद है कामा एक्सोस्फियर। तो ऑप्शन बी है हमारा इसमें स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर ट्रोटोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ऑप्शन सी है एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर, मीजोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। तीनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो ऑप्शन हमारा इसमें ए सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन ए है प्राथमिक उत्पादक, बी है प्राथमिक उपभोक्ता, सी है द्वितीयक उपभोक्ता और डी है अपघटक। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही है दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजों का जरायुज यानी कि विविपेरस अंकुरण होता है। ऑप्शन ए है राइजोफोरा, में, या फिर बी है आम में, सी है आलू में और डी है गन्ने में। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो ऑप्शन हमारा इसमें ए सही है, राइजोफोरा में। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में रोग व कारक युग्म में कौन सा विकल्प नहीं है? ऑप्शन ए देखते हैं हैजा विब्रियो कालेरी, ऑप्शन बी है पोलियो का कोक्सीलिया बंटेनी, ऑप्शन सी है आलू का बार्ट रोग सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि आंसर है दोस्तों इसका, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, जब CNG या LPG का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं। ऑप्शन ए है CO2 एवं H2O, ऑप्शन बी है केवल CO2, ऑप्शन सी है CO2, SO2 एवं H2O और ऑप्शन डी है हमारा CO2, CO एवं
H2O। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों इसमें हमारा? तो ऑप्शन हमारा इसमें ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र वह है। आंसर है इसका दोस्तों जो भूपर्कटी में तप्त स्थलों के ऊपर हैं। अगला क्वेश्चन है, वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है। इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए। आंसर इसका दोस्तों वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठकों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है? आंसर यहाँ पे लिखा हमने, देखते हैं। ऑप्शन ए है कोयला तथा मृदा, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम तथा जल, ऑप्शन सी है खनिज तथा वन्य जीव, ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस तथा सूर्य का प्रकाश। तो ऑप्शन जो सही है हमारा वो सी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। ऑप्शन ए है कपास, धान, मटर, अलसी, ऑप्शन बी है धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, ऑप्शन सी है चना, सरसों, मूंगफली, गेहूं। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है। इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए। ऑप्शन ए है दोमट और बलुई, ऑप्शन बी है मृण्मय और सी है ऑप्शन बलुई और मृण्मय, डी ऑप्शन है मृण्मय और दोमट। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है इसमें? ऑप्शन हमारा इसमें डी सही है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र समीर का कारण है। आंसर है इसका दोस्तों, देखते हैं। दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। अगला क्वेश्चन है, टारटरिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है नींबुओं में, ऑप्शन बी है आंवला में, ऑप्शन सी है कच्चे आमों में, ऑप्शन डी है अंगूरों में। तो आंसर इसका आंसर ए में हमने जो 4 ऑप्शन लिखे थे और 1 2 करके ये 4 ऑप्शन लिखे हैं। तो पहला देखते हैं, इसमें एक वाला ए और बी सही है, दूसरे में बी और सी सही है, तीसरे में ए और सी सही है, चौथे में केवल डी सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो चौथा है, केवल डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण नहीं है? ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है धुआं और डी ऑप्शन है जेली। तो ऑप्शन जो सही है हमारा इसमें वो है ए वाला हवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में विचार कीजिए। ऑप्शन ए है तड़ित, बी है ऑप्शन भूस्खलन, सी है गर्जन और डी है सुनामी, ई वाला ऑप्शन हमारा बाढ़। तो यहाँ पर देखते हैं नंबर 1 वाला जो ऑप्शन है ए, डी और ई सही है। 2 है ऑप्शन जो है हमारा ए और डी सही, बी और डी सही है इसमें। 3 वाला ऑप्शन जो है हमारा ए, बी और सी सही है। डी वाला ऑप्शन है हमारा जो यहाँ पर डी नहीं दोस्तों 4 होना चाहिए। ये 4 वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर केवल बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है हमारा? तो ऑप्शन हमारा इसमें 2 वाला सही है। बी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है ग्लूकोज और डी ऑप्शन है हमारा क्लोरोफिल। तो ऑप्शन जो सही है इसमें हमारा वो है डी ऑप्शन जल होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है सीएनजी और ऑप्शन सी है एलपीजी, डी ऑप्शन है हमारा हाइड्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? तो ऑप्शन हमारा इसमें ए सही है, कोयला। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं डायरेक्ट। हमने दोस्तों आंसर लिखा है तो 6CO3 प्लस 12H2O। जब इसका रिएक्शन होगा दोस्तों तो क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है? आंसर है इसका जो है दोस्तों, देखते हैं आंसर लिखा है हमने, शैवाल, पालक, टमाटर और केला। ठीक है, टमाटर और केला। अगला क्वेश्चन है, खंड 1 में दिए गए पौधे के खाने योग्य भाग को खंड
दूसरे से, यानी कि हाँ खंड दूसरे से मिलान करिए। तो यहाँ पर खंड 1 लिखा है हमने, यहाँ पर खंड 2 लिखा है। तो एक वाले में देखते हैं, पहले में है जड़, दूसरे में है तना, तीसरे में है बीज और चौथे में है फल। यहाँ पर खंड 2 वाले में मूंगफली, पहले में, दूसरे में सेब, तीसरे में गन्ना और चौथे में गाजर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा दोस्तों, मिलाते हैं, देखते हैं। तो पहला है हमारा जड़, तो इनमें से जो खाने योग्य भाग है इसमें से होगा हमारा आंसर जो वो गाजर होगा, ठीक है। एक हमारा चौथा है। उसके बाद है यहाँ पर तना, जो दूसरा है हमारा, दूसरा तना है हमारा, तो इसका जो खाने वाला भाग है हमारा वो है तीसरा, यानी कि ऑप्शन में गन्ना। और जो बीज वाला भाग है हमारा, बीज का देखते हैं, तो बीज क्या है हमारा, यहाँ पर बीज जो खाया जाता है वो मूंगफली खाया जाता है। और जो बचता है चौथा वाला ऑप्शन वो फल, फल जो है हमारा ये सेब हो गया। तो ऑप्शन इसमें से जो बना हमारा पहले का चौथा, यहाँ पर देखते हैं, तो पहले का चौथा हमारा बी वाले ऑप्शन में है। और उसके बाद दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर भी है दोस्तों। यहाँ पर कुल मिलाकर यही बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।